नमस्कार, तर्कश में आपका स्वागत है। आज मेरे खास मेहमान हैं मुकुल वासनिक, जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं। बहुत बहुत स्वागत है मुकुल वासनिक जी आपका इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का बड़ा लंबा चौड़ा मैंडेट है, बड़ा लंबा चौड़ा काम है। अभी ड्रग अब्यूज़ पर बड़ी बात हो रही है, वर्ल्ड एंटी ड्रग अब्यूज़ डे है। आपके मंत्रालय के इनिशिएटिव्स की अगर बात करें इस मोर्चे पर, तो किस तरह के इनिशिएटिव रहे हैं? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने जब से तय किया है, तब से लेकर हर साल 26 जून को ये दिन जो अवैध व्यापार नशीली दवाओं का है या नशीली दवाओं का जो सेवन है, उसके खिलाफ में ये मनाया जाता है। और मेरे मंत्रालय के ज़रिए, क्योंकि नशीली दवाओं का सेवन करने वालों का ज़िम्मा इस मंत्रालय के पास है, तो हम इस दिन का उपयोग सारे लोगों के बीच नशीली दवाओं के सेवन से क्या परेशानियां होती हैं उसको लेकर जागरूकता पैदा करने की दिशा में हम प्रयास करते हैं। तो अवेयरनेस के अलावा अवेयरनेस तो है कि लोग इनसे दूर रहें, लेकिन जो लोग इस जाल में फंस जाते हैं उनका रिहेबिलिटेशन भी एक बड़ा चैलेंज होता है। क्या उस पर भी आपके मंत्रालय का कोई इनिशिएटिव है, काम करते हैं आप? हाँ, 1985 से 86 के दरमियान ही राजीव जी के रहते हुए एक योजना बनी थी, जो इस मंत्रालय के ज़रिए आज भी उसे लागू करने का काम होता है। समय समय पर उसमें संशोधन हुआ, लेकिन आज उस योजना के ज़रिए करीब 400 ऐसे केंद्र विविध इलाकों में स्थापित किए जा चुके हैं। ख़ास तौर पर ये NGOs के ज़रिए चलाए जाते हैं, जिसे हम समेकित पुनर्वास केंद्र कहते हैं। ये केंद्रों के ज़रिए एक तो जागरूकता पैदा करने की दिशा में काम होता है, जो नशीली दवाओं का सेवन करते हैं उनकी पहचान बनाने की दिशा में काम होता है, उनके स्वास्थ्य के संबंधी, उनके उपचार के संबंधी, उनके पुनर्वास के संबंध में तमाम चीज़ें ऐसे ये समेकित पुनर्वास केंद्रों के ज़रिए चलाया जाने का काम होता है। और इतना ही नहीं, पिछले साल हमने प्रयास किया, क्योंकि ख़ास तौर पे पंजाब और मणिपुर ऐसे प्रदेश है जहाँ पर इसका सेवन का जो प्रमाण है वो अन्य के मुकाबले और अधिक है। ये जानकारी जो तमाम लोगों से बात होती है, प्रदेश की सरकारों से बात होती है, उससे ये पता चलता है। तो वहाँ पर हमने नेहरू युवा केंद्र संगठन के ज़रिए करीब 3750 गांव चिन्हित किए हैं, जहाँ पर ये काम चलाने का प्रयास है। और साथ ही साथ नेशनल बाल भवन के ज़रिए उनके देश के तमाम इलाकों में बाल केंद्र हैं, उन बाल केंद्रों के ज़रिए 12 से 16 साल के बीच के जो बच्चे हैं उनके बीच भी इस विषय पर जागरूकता बनाने की दिशा में काम हो रहा है। दूसरे मुद्दे की तरफ चलते हैं कि सामाजिक न्याय का जहाँ तक सवाल है, आपके मंत्रालय की तरफ से बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं, अलग अलग विंग आपकी काम करती हैं। लेकिन हाल ही में मीडिया में बड़ी चर्चा थी मैला ढोने वाली जो प्रथा है, कि आज़ादी के इतने साल बाद भी प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने घोषणा की थी लाल किले से, बार बार सरकार की तरफ से कहा जाता है, लेकिन दुनिया में शायद सबसे तेज़ी से हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। लेकिन जब इस तरह की खबरें आती हैं कि आज भी, और दिल्ली के आसपास के इलाकों में, मेरठ जैसे शहर में जो यहाँ से करीब 60 किलोमीटर दूरी है, वहाँ से जब मेला ढोने की खबरें आती हैं, कैसा महसूस करते हैं आप? नहीं, ये तो बहुत ही गंभीर मामला है हमारे सामने। सिर्फ मंत्रालय तक के सीमित नहीं है, तो हमारे समाज के लिए, हमारे मुल्क के लिए, कि अगर 21वीं शताब्दी में मैला ढोने की प्रथा अगर अब भी बनी है, तो उसे एक प्राथमिकता पर उससे निपटने का हम सब का काम बनता है। लगातार कई कार्यक्रम केंद्र सरकार की ओर से चले थे। 1992 की आपने बात कही, उस समय एक नेशनल स्कीम फॉर लिबरेशन एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ स्कैवेंजर्स चली थी। वो 2005 तक चली। करीब 7,70,000 लोगों के पुनर्वास की आवश्यकता थी, लेकिन 2005 तक के करीब 4,38,000 का पुनर्वास हुआ था। उसके पश्चात 2007 में एक स्कीम फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स वो शुरू हुई। वो 2010 तक हमने उसे अमल किया
उसमें करीब 80,000 व्यक्तियों का पुनर्वास करने की दिशा में प्रयास किए गए। लेकिन 2011 में जो सेंसस के आंकड़े सामने आए वो ये बताते हैं कि करीब 26 लाख अभी भी ऐसे अस्वच्छ शौचालय हैं, कुछ ऐसे जहाँ पर शौच ये खुली गटर में बहा दिया जाता है, कहीं तो कोई उसकी सफाई करता होगा, कोई ऐसे शौचालय जिसे आदमियों के ज़रिए जिसको साफ़ करना होता है, और कुछ ऐसे शौचालय जो जानवरों के ज़रिए जिसकी सफाई होती है। तो ये 26 लाख का जो आंकड़ा, बहुत बड़ा आंकड़ा है। बहुत बड़ा आंकड़ा है। ये जो जानकारी सामने आई है उसके बाद हमने हमारे प्रयास और बढ़ा दिए हैं। इसी महीने में एक 6 तारीख को और एक 20 जून को मैंने 126 ऐसे जिले जहां पर ये अधिक मात्रा में है उनके जिलाधिकारियों को, वहाँ के तमाम दूसरे अधिकारियों को, प्रदेश के अधिकारियों को मैंने बुलाया, और उसी कार्यक्रम में हमने हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिविएशन के अधिकारी, हमने ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन मिनिस्ट्री के अधिकारियों को, हमने अर्बन डेवलपमेंट के अधिकारियों को भी उसमें बुलाया, और ये तमाम जो प्रतिनिधि आए थे उनसे हमने बातचीत की और उनसे यही आग्रह किया कि एक तो ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन मिनिस्ट्री ने एक योजना चलाई है जिसको निर्मल भारत अभियान कहते हैं। उसके ज़रिए उसका पूरा लाभ हर जिला कैसा ले सकता है वो प्रयास करना होगा। हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिविएशन मिनिस्ट्री के ज़रिए एक स्कीम चलती है जिसको लो कॉस्ट सैनिटेशन स्कीम कहते हैं। उसका भी उपयोग तमाम म्यूनसिपैलिटीज़ में करने की आवश्यकता है। जहाँ पर भी ड्राई लैट्रिन्स है उनको वाटर सील टॉयलेट्स में कन्वर्ट करने के लिए इस योजना का उपयोग करना है। और जो मैनुअल स्कैवेंजर्स है या जिन्हें हम पहचान करने में कामयाब हुए, ऐसे व्यक्तियों को मेरी मिनिस्ट्री की जो स्कीम फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऑफ एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स है उसके ज़रिए उनके पुनर्वास की कोशिश करनी होगी। तो ये पूरी की पूरी चर्चा हमने इस बीच करी है। और इतना ही नहीं, तो मॉनसून सेशन में हमारा प्रयास रहेगा कि एक और कारगर कानून को लेकर हम अपना बिल संसद के सामने प्रस्तुत करें, और इसी के साथ साथ हम पूरे मुल्क में हम एक सर्वे भी करेंगे, जिस सर्वे के ज़रिए हम सही आंकड़े तक पहुंच पाएंगे कि ऐसे सही मायने में कितने लोग अभी भी मैला ढोने की प्रथा में लगे हुए हैं। तो ये सारी एक स्ट्रैटेजी, क्योंकि हम ये मानते हैं कि समाज का एक वर्ग जो अपने मूलभूत अधिकार, जो मानवीय मूलभूत अधिकार है सम्मान से ज़िंदगी जीने का, अगर उससे भी वो अभी तक वंचित है तो उसको उस दायरे में लाना ये हमारा एक कर्तव्य है, और उस दिशा में हमारे प्रयास चल रहे हैं। मुकुल वासनिक जी, आपने कहा कि बिल्कुल अमानवीय है ये, और वो वंचित वर्ग है जिसको मूलभूत जो अधिकार संविधान देता है, और संविधान भी क्यों, इंसानियत जो अधिकार आपको देता है सम्मान के साथ जीने का, वो वर्ग बड़ी उम्मीदों से आप लोगों की तरफ देखता है, मुकुल वासनिक की तरफ देखता है। और अभी आपने जिस कानून की बात की, काफ़ी देर हो चुकी है, किस तरह का प्रयास होगा, क्या रूप होगा उस कानून का? कोई खाका मन में है आपके? नहीं, कानून अब तक कोई, जैसे छुआछूत को ख़त्म करने के लिए एक अपराध है, ये कैसे हो सकता है कि किसी व्यक्ति से आप मैला ढुलवाएं? क्यों ना इसको अपराध घोषित किया जाए? देखिए, हम नया कानून बनाने की दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये भी कहना कि कोई कानून आज तक नहीं बना वो सही नहीं है। 1993 में एक कानून बना जिसे कहते हैं एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन्स प्रोहिबिशन एक्ट। इस कानून के ज़रिए मैनुअल स्कैवेंजर्स और कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन्स को प्रोहिबिट किया है। लेकिन ये 20 साल के दरमियान इस कानून को जब से लागू किया है, ये पाया गया कि इसमें कुछ खामियां हैं जिसकी वजह से जिस अंजाम तक हमें पहुंचना था उस तक हम नहीं पहुंच पाए। मुकुल वासनिक जी, आपसे ये बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन अभी लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरे साथ हैं खास मेहमान मुकुल वासनिक जी। मुकुल वासनिक जी, हम सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से जुड़े आपके इनिशिएटिव्स की बात कर रहे थे। सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ एक और मुद्दा है जो दलितों पर अत्याचार होते हैं। भारत में कानूनों की कमी नहीं है और दलितों के नाम पर संसद में बड़ी बड़ी बहस भी होती है, लेकिन आज भी लगभग 7-8% है कन्विक्शन रेट। जो दलितों के मामले जो रिपोर्ट होते हैं, जो रिपोर्ट नहीं होते हैं उनकी तो बात छोड़ ही दी जाए। ऐसा क्यों है? जो 2010 के आंकड़े आज हमारे सामने हैं, तो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में इस कानून के तहत कन्विक्शन रेट जो है, वो कन्विक्शन रेट अब करीब 33-34% तक पहुंच गया है। आईपीसी के तहत जो दूसरे मामले दर्ज होते हैं, उसमें इससे करीब 9-10% अधिक कन्विक्शन रेट होता है। लेकिन जो कन्विक्शन रेट इस कानून के तहत करीब 28-29% था, उसमें 4-5% से पिछले सालों में बढ़ोतरी हुई है। कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर कन्विक्शन रेट बेहतर है, कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर 3%, 4%, 5% है। हमारा ध्यान ऐसे प्रांतों पर अधिक है, क्योंकि अगर मामले दर्ज हुए हैं और कन्विक्शन रेट अगर सही नहीं होता है तो इन्वेस्टिगेशन में कमी है, प्रोसिक्यूशन में कमी है, पेंडेंसिंग की वजह से है, विटनेसेस फिर कायम नहीं रहने की वजह से है। वो कौन सी वजह है, वो तमाम चीज़ों की गहराई में हम जाते हैं। और ये भी कुछ जगह हमारा अनुभव आया कि कहीं पर स्पेशल कोर्ट्स है, एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट्स है, पेंडेंसी वहाँ पर कम है। तो ये इस चीज़ को हम गहराई से देख रहे हैं, ताकि जो मकसद है इस कानून का कि जात और जनजाति के नाम पर किसी से कोई भेदभाव नहीं होगा और वो अत्याचार के शिकार नहीं होंगे, उसे पूरा करने की दिशा में इस तरह से हम प्रयास कर रहे हैं। अभी अभी महीना भर पहले हमारे ही अनुरोध पर माननीय गृह मंत्री ने तमाम प्रदेशों के गृह मंत्रियों को, डीजीपीस को, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रियों को बुलाया, क्योंकि ये सिर्फ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का या मंत्रालय का काम नहीं है, बल्कि गृह मंत्री मंत्रालय का भी इसमें बहुत बड़ा जिम्मा बनता है। तो लॉ एंड ऑर्डर का मामला भी। हाँ, तो माननीय गृह मंत्री ने एक बैठक बुलाई थी और पहली बार इस तरह की बैठक हुई। उस पर भी तमाम चीज़ों पर चर्चा हुई और हम ये समझते हैं कि इसका असर आने वाले दिनों में ज़रूर मिलेगा। इन वंचित वर्गों के लिए शिक्षा भी एक बड़ी चुनौती रही है। रिजर्वेशन को लेकर हमेशा डिबेट होती रही, लेकिन अगर आपके मंत्रालय की बात करें, जो इस वर्ग से जो छात्र जो प्राइमरी एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन हासिल कर पाए या करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको किस तरह से मदद करते हैं, और जो हायर एजुकेशन तक पहुंच पाते हैं उनको आपके मंत्रालय से किसी तरह की सपोर्ट? कई सारे शिष्यवृत्तियों की योजनाएं हैं। एक योजना है जिसे राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप स्कीम कहा जाता है। जूनियर रिसर्च फेलो के लिए महीने के 16,000 और सीनियर रिसर्च फेलो को महीने के 18,000 इस तरह से राशि दी जाती है शिष्यवृत्ति के तौर पर। टॉप क्लास एजुकेशन की स्कीम है, जिसमें जो राष्ट्रीय स्तर पर बेहतरीन ऐसी शिक्षा संस्थाएं हैं, वहाँ पर पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप दी जाती है। इसके अलावा एक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम है। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम कई दशकों से चल रही है। हमने पिछले साल ही उसमें संशोधन किया और करीब 60% शिष्यवृत्ति की रकम बढ़ाने का काम किया। ये पिछले साल उसके तहत करीब 50 लाख अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं को शिष्यवृत्ति प्राप्त हुई। 10-15 दिन पहले की ही बात है, 9वीं और 10वीं के अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं के लिए एक नई स्कीम छात्रवृत्ति की हमने बनाई। भारत सरकार में प्री मैट्रिक के स्तर पर कोई भी अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं के लिए अब तक स्कीम नहीं थी। ये स्कीम जो कैबिनेट ने अप्रूव की, इसके ज़रिए इसी साल
करीब करीब 1000 करोड़ रुपए खर्च करते हुए 42 लाख छात्र छात्राएं उससे लाभान्वित हो गए। तो ऐसी कई सारी छात्रवृत्ति की योजनाएं हैं। नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम है, जिसके ज़रिए विदेशों में भी हम जाने वाले छात्र छात्राओं को हम शिष्यवृत्ति देते हैं। इन के अलावा भी जो नेशनल शेड्यूल कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, उनकी भी स्कीम्स है जिसके ज़रिए वो एजुकेशनल लोन देते हैं। 4% लड़कों के लिए होगा तो 3.5% छात्राओं के लिए होगा। तो ये तो अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं के लिए, लेकिन अन्य पिछड़े वर्गों के लिए भी। और भारत सरकार में मंत्रालय अलग है, लेकिन अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं के लिए भी इसी तरह की कई सारी छात्रवृत्ति की योजनाएं हैं। इस मुद्दे पर एक छोटा सा सवाल और, फिर आगे बढ़ेंगे दूसरे मुद्दों की तरफ। अफर्मेटिव एक्शन की जो बात हो रही थी एक वक्त में, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन पर जब कुछ तबकों से मांग उठी तो उस वक्त कहा गया कि नहीं, रिजर्वेशन नहीं, ये अफर्मेटिव एक्शन खुद प्राइवेट सेक्टर बढ़ावा देगा जो वंचित तबकों के लोग हैं। लेकिन देखने में आता है कि वो एक्शन ज़मीन पर उतरा नहीं। उस वक्त में उस बहस को टालने के लिए शायद इस तरह की बातें हुई। क्या अनुभव है आपका? देखिए, लगातार जो एपेक्स चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, चाहे CII है, एसोचेम है, फिक्की है, PhD है, ये तमाम चेंबर्स के साथ में सरकार की बातचीत चलते रही है। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री में एक जो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन है, उसके तहत एक कमेटी ऑफ ऑफिसर्स है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो माननीय प्रधानमंत्री के हैं, उनकी अध्यक्षता में एक कोऑर्डिनेशन कमेटी है जो इसके ऊपर ध्यान देती है और प्रयास करती है कि जो अफर्मेटिव एक्शन का मामला है उसे आगे और भी बेहतरीन ढंग से लागू करने की दिशा में काम हो। कुछ तो कोड ऑफ कंडक्ट इन एपेक्स चेंबर्स ने अपने आप स्वयं अपनाया है, जिसके ज़रिए जो एनुअल रिपोर्ट्स होते हैं मेंबर कंपनीज़ के, वो एनुअल रिपोर्ट्स में किस तरह से वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट प्राप्त हुआ है उसकी जानकारी वो एनुअल रिपोर्ट्स में मिले। इसी के साथ कुछ छात्रवृत्तियों की योजनाएं शुरू करने का काम, या स्किल डेवलपमेंट का काम, या कोई ITIs को अडॉप्ट करने का काम, ऐसी विभिन्न चीज़ों के ऊपर किसी निष्कर्ष पर ये चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पहुँचे हैं। तो समय समय पर इसका रिव्यू भी चलता है और जो भी प्रगति हुई है उसको सामने रखने की कोशिश होती है। लेकिन ये जो मुद्दा आपने अभी कहा है, इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि सार्वजनिक क्षेत्र में या भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में जो सालाना खरीद होती है माल की या सेवाओं की, उस संदर्भ में एक पॉलिसी कुछ ही समय पहले बनी है। जितना भी खरीद किया जाएगा उसका 20% तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस से खरीदा जाएगा, और इसमें का 20% जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस से खरीदना है वो खरीदा जाएगा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उद्यमियों से। ये पॉलिसी अभी बनी है, इसको पूरी तरह से अमल में लाने में समय लगेगा, उसके लिए 3 साल निर्धारित किया है। इस बीच में अब तमाम मंत्रालयों को MSME मिनिस्ट्री ने इसके बारे में लिखा हुआ है, वो अब अपने एनुअल प्लान्स बनाएंगे, उसके ऊपर बनाते वक्त इन चीज़ों का ध्यान देंगे और कुछ समय के बाद में ही आकलन कर पाएंगे कि जो आपने पूछा है कि इसका कोई परिणाम नज़र आ रहा है कि नहीं, क्योंकि पॉलिसी अभी बनी है तो अभी उसका परिणाम बताना संभव नहीं है, कुछ समय इसके लिए देना होगा। लेकिन ये बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है, क्योंकि इसके ज़रिए अनुसूचित जाति जनजाति के उद्यमियों को भरोसा रहेगा कि वो जो माल और सेवाएं तैयार करेंगे उसकी सरकार खरीद करेगी, उससे इनकी आर्थिक शक्ति बढ़ेगी और आर्थिक शक्ति बनने पर एक अलग विश्वास पैदा हो सकता है। मुकुल वासनिक जी के मंत्रालय से जुड़े दूसरे मुद्दों पर और चर्चा होगी, लेकिन एक और छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में मंत्री श्री मुकुल वासनिक जी से। मुकुल वासनिक जी, एक और आपका अहम विभाग है जिसमें जो भारत में जो बुज़ुर्गों की बड़ी तादाद है, और इस तरह के सर्वे आ रहे हैं कि बुज़ुर्गों को बहुत एक तरह से अब्यूज़ का शिकार होना पड़ता है अपने ही परिवार के लोगों के ज़रिए, और कई बार ऐसी स्थिति आती है कि उनको अपना घर छोड़ना पड़ता है। पूरे भारत में कुल मिला के लगभग 700 ओल्ड एज होम्स हैं। आपको नहीं लगता कि ये कम है? ओल्ड एज बनाने के अब तक के जो योजनाएं रही है वो राज्य सरकार के स्तर पर रही है। हमारा प्रयास है कि हमारे मंत्रालय के ज़रिए भी ओल्ड एज स्कीम शुरू हो, ताकि हम भी इसमें कुछ हिस्सेदारी रखें कि पूरे मुल्क में जो आवश्यकता है उसके अनुरूप कुछ ओल्ड एज होम्स बन सके। आवश्यकता के अनुसार ये सही है कि और भी अधिक बनना होगा। इस सेक्टर में, इस मुद्दे पर आपके मंत्रालय के कुछ इनिशिएटिव्स, कुछ काम? काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स इस बीच में लिए हैं। एक कानून है 2007 में जो बना है, खास करके वरिष्ठ नागरिकों के लिए और माता पिता के लिए, जिसको कहते हैं मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007। अब ये कानून बनने के बाद तमाम प्रदेशों को उसे अपनाना था। अब तक के कई सारे प्रदेश की सरकारों ने उसको नोटिफाई किया है। अभी सिर्फ कुछ ही राज्य सरकार इसे नोटिफाई करना रहा है। इसको एक बार नोटिफाई करने के बाद फिर इसके रूल्स बनने होते हैं। रूल्स के साथ साथ कहीं पर ये ट्राइब्यूनल्स बनने हैं, एपेलेट ट्राइब्यूनल्स बनने हैं। हम लगातार प्रदेश की सरकारों से इस संदर्भ में बातचीत करते रहे, ताकि जो कानून बना है उसका सही मायने में असर वरिष्ठ नागरिकों और नागरिकों के लिए और माता पिताओं के सुरक्षा की दिशा में उसका असर हो सके। और इस कानून के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए भी विज्ञापनों के ज़रिए हम समय समय पर जानकारी देते हैं, ताकि जो इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसके बारे में लोगों को पूरी की पूरी जानकारी रहे। एक और चीज़ जो हम इस क्षेत्र के लिए कर रहे हैं, एक राष्ट्रीय नीति वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनाने का हमने प्रयास किया है। डॉक्टर मोहिनी गिरी जी की अध्यक्षता में एक हमने कमेटी बनाई थी, उसका रिपोर्ट भी हमारे पास आ गया है, और शीघ्र ही हम एक राष्ट्रीय नीति वरिष्ठ नागरिकों के लिए नए से बना रहे। एक पुरानी पॉलिसी है, लेकिन उसमें कई लोगों की राय थी कि नई पॉलिसी बनने की आवश्यकता है, तो वो भी हम करने जा रहे हैं। नहीं, निश्चित ही आपके कई कदम बहुत ही सराहनीय हैं, पे उनको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। आप नेशनल पॉलिसी बना रहे हैं, उम्मीद की जा सकती है कि जल्दी ये पॉलिसी तैयार होगी। एक और तबका है जो आपसे बड़ी उम्मीदें रखता है, फिजिकली चैलेंज्ड लोग जो हैं। काफ़ी अवेयरनेस आई है सोसाइटी में, सरकार की तरफ से भी इनिशिएटिव हैं, लेकिन अभी भी जितनी आसान उनकी ज़िंदगी होनी चाहिए, जितना सपोर्ट उनको प्रोवाइड किया जाना चाहिए, जितनी सोसाइटी में अवेयरनेस होनी चाहिए, चाहे वो ट्रांसपोर्ट का मामला हो, चाहे सार्वजनिक बिल्डिंग्स में भी रैंप नज़र नहीं आते हैं। इस मोर्चे पे नहीं लगता है कि बहुत कुछ किए जाने की ज़रूरत है? कुछ ही समय पहले मेरे मंत्रालय में ये तय किया है भारत सरकार ने कि अब एक नया विभाग बनेगा, और विकलांग व्यक्तियों के लिए एक नए से अभी विभाग बन रहा है। नोटिफिकेशन भी इसके बारे में निकल गया है। एक नया कानून भी हम बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। आज का जो कानून है 1995 में बना है, लेकिन उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक कन्वेंशन अडॉप्ट किया जो विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों के संदर्भ में है। तो उसके अनुरूप हमारा कानून बनाने के लिए भी हमने प्रयास शुरू कर दिए। पुराने कानून में संशोधन करके बात नहीं बनती थी, इसलिए नया कानून बनाने के लिए हमने डॉक्टर सुधा कौल की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी। तमाम हिंदुस्तान के इस क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों के साथ, संगठनों के साथ बातचीत करने के बाद हमारे सामने प्रारूप है, और उस पर भी हम काम कर रहे हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि वो भी हम कैसे जल्द से जल्द हम उसको बना सकते हैं।
इसी बीच एक मांग काफ़ी लंबे समय से चली आ रही थी कि साइन लैंग्वेज के बारे में भी कुछ काम किया जाए। तो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के साथ एक प्रोजेक्ट बेसिस के ऊपर हमने एक इंडियन साइन लैंग्वेज एंड रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर हमने शुरू किया है, और ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कदम है। इस तरह से इस क्षेत्र में काफ़ी सारे प्रयास पिछले दिनों में हुए हैं, लेकिन ज़रूरी है कि विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों को लेकर, उनकी क्षमताओं को लेकर समाज में और बहुत बड़ी तादाद में जागरूकता पैदा करनी होगी। जो आपने बिल्डिंग्स के बारे में बात कही, वहाँ पर वो कैसी एक्सेसिबल बने, ये देखने का हमारा काम होगा। इसी के साथ साथ जो वेबसाइट्स हैं मंत्रालयों की, विभागों की, और इसके अलावा निजी क्षेत्र में भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, उनकी वेबसाइट्स भी कैसी एक्सेसिबल बने, वो भी काम करने की आवश्यकता रहेगी। तो ये कई सारी चीज़ें हैं। रोड ट्रांसपोर्ट को ही अगर देख लिया जाए, उसमें भी आवश्यकता है। कई सारी चीज़ें हैं। मैंने इस पर काफ़ी ध्यान देने की कोशिश करी है, और मैं इस क्षेत्र के जुड़े हुए कई व्यक्तियों के साथ और संगठनों के साथ लगातार बातचीत करते रहा हूँ, और हम प्रयास कर रहे हैं कि और इसको बेहतर हम कैसा बना सकें। मुकुल वासनिक जी, आपने राज्यसभा टीवी के लिए समय निकाला और साफ गोई से हमारे सवालों को जवाब दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो ये थे मुकुल वासनिक तर्कश में। अगले मेहमान के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।